जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारी एथिक्स आंसर राइटिंग की सीरीज चालू है। इससे पहले हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से कवर कर लिया है। एटलीस्ट ऐसा कर लिया है कि कोई भी क्वेश्चन आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, तो आपको उसको कैसे टैकल करना वो पता है, राइट। अभी हम क्या करेंगे, हम एटीट्यूड को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, क्योंकि एटीट्यूड थोड़ा सा बड़ा है और हर साल उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने देखा था कि कुछ सर्टेन कीवर्ड्स थे, राइट। एक बार आपका बस गो थ्रू करवा देता हूँ कि भाई गोल्डमैन मॉडल हमारा था, सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल। फिर सीबीटी, हाइपोथेसिस, और दो चार हम स्कॉलर्स देख रहे थे कि उसी का हमें ये घुमा फिरा के यूज करना है। और उसमें एडिशनली आप कोई भी वैल्यूज डाल सकते हो, सेवन सिंस, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की बातें डाल दी, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, ये भी देख लेना, सेवन सिंस, ठीक है। अगेन, अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो पुराने आप देख सकते हैं अगर चाहो तो, और अगर नहीं देखना है तो भी फाइन है। अब से हमारा एटीट्यूड चालू होगा। शुरू करने से पहले कितना हमें लिखना होता है, तो भाई पूरे 2 पेज हमें लिखने होते हैं, तभी हमारे 150 वर्ड कंप्लीट होते हैं, ठीक है। एक लाइन में अप्रोक्सीमेटली 5 वर्ड्स आएंगे। फर्स्ट पेज 70 और सेकंड पेज 80, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन होगा। ये क्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यूपीएससी का ही पेपर है, जो कंपलसरी पेपर होता है। उसमें हमें ये मिलता है कि भाई आपको अच्छे से लिखना है, समरी लिखनी है, तो समरी के लिए आपको ये वर्ड्स देते हैं ताकि वो चेक कर पाए। तो हमें पता है कि यूपीएससी की आइडियोलॉजी ये है कि 150 यहाँ पे होता है। चलिए, अभी हम एटीट्यूड को देखते हैं। ये अगर आपने नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट देख लीजिएगा। ओके, चलिए अभी हम एटीट्यूड को करते हैं। देखिए, एटीट्यूड करने से पहले हम जान लेते हैं उसके कुछ कुछ टेनेंट्स, बाद में क्वेश्चन टैकल करते हैं। क्योंकि अगर आपको जीरो भी आइडिया है, इवन इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, तो भी आपको ऐसा ना हो कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है। तो भाई एटीट्यूड क्या होता है? क्या ये वही चीज है जो हम एक दूसरे को दिखाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आपको याद क्या रखना है, जब भी एटीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है जहां पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, एटीट्यूड का इंट्रोडक्शन लिखना है, तो आप क्या यूज करोगे? आप ये स्कॉलर को यूज करोगे, गॉर्डन ऑलपॉट। मतलब क्या है, मतलब क्या बोलते हैं ये? तो एटीट्यूड मीन्स लर्नड मेंटल एंड न्यूरल रेडिनेस दैट डायरेक्ट पर्सन्स रिस्पॉन्सेस टू एन ऑब्जेक्ट एंड ए सिचुएशन। मतलब आपकी एक ऑलरेडी रेडीनेस हो गई है, आपके वही, आप मेंटली रेडी हो, न्यूरली रेडी हो कि कोई भी सिचुएशन आएगी तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो है आपका एटीट्यूड, राइट। सो एटीट्यूड इज एक्चुअली अ रिस्पॉन्स ऑफ ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। ओके, चलिए, तो आपको यही यूज करना है। देखो, हर कोई, अभी हमें एज कैसे मिलेगी? कोई नॉर्मल पर्सन है तो वो ऐसे ही डेफिनेशन कोई फालतू यूज कर लेगा, कोई स्कॉलर तो है नहीं। और हम अगर स्कॉलर यूज कर रहे हैं तो एक क्रेडिबिलिटी आ जाती है। और यहाँ ये भाई गोल्डन ऑरपॉट कौन थे, अगर आपको लिखना है, जरूरी नहीं है, पर अगर आप लिखना चाहो तो ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड। आप लिखो मत कि भाई ये है वो है, आप बस नाम लिख दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि एथिक्स का पेपर है, इतना एलाबोरेशन जरूरी नहीं है। ओके, एटीट्यूड किसी का फॉर्म कैसे होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? ये 3 आप ऐसा समझ लीजिए कि एटीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, ये 3 आपको यूज कर रहे हैं। कौन से 3 है? CAB। CAB स्टैंड फॉर कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर। ठीक है, कॉग्निटिव मतलब जो मेरे बिलीव्स हैं, जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो मेरी थिंकिंग, वो सब आ जाएगा कॉग्निटिव मेरा। अफेक्टिव मतलब अफेक्ट, कि मुझे क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही है, मेरे इमोशंस का वही स्टैंडर्ड्स क्या है, कैसे वो अफेक्ट होते हैं, एसेट्रा, वो चीजें आ जाएगी, इमोशनल से साथ कनेक्शन में है। और बिहेवियर मतलब कि वो चीजें एक्शन में क्या है, कि मेरा ये सब की वजह से एक्शन क्या हो रहा है, मेरा बिहेवियर कैसा है लोगों के साथ और सिचुएशन के साथ। तो ये तीनों जब मिल जाती है तब हमारा बनता है एटीट्यूड, ठीक है। आप अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि एटीट्यूड मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, और एनी इंडिविजुअल, दैट्स इट। ओके, तो ये कंपोनेंट है, ये इसको हमें लिखना ही लिखना है, कोई भी आंसर आ जाए। ओके, फिर एटीट्यूड भाई किस किस टाइप का हो सकता है? ओके, यूटिलिटेरियन मतलब ऐसा एटीट्यूड है कि मुझे मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले और मिनिमम पनिशमेंट मिले। यूटिलिटेरियन 2 जगह पे यूज होता है, एक तो ये यूटिलिटेरियन हो गया। दूसरा यूटिलिटेरियन क्या होता है? ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर ग्रेटर नंबर, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। यहाँ पे सेम काइंड ऑफ सिमिलर प्रिंसिपल है, पर इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा फायदा होना चाहिए। वहां पे हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे फायदा देख रहे हैं। दोनों में यूटिलिटेरियन यूज होता है। और ये यूटिलिटेरियन के भाई स्कॉलर कौन है, अगर आपको लिखना हो तो भाई बेंथम लिख लीजिए। आप जेएस मिल भी लिख सकते हैं,
बट बेंथम ज्यादा अच्छा लगता है इन एथिक्स। पीएसआर है तो अलग बात है। फिर भी ईगो डिफेंसिव होता है कि मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरा ईगो हर्ट हो जाए, मतलब कि मेरी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाए। जो भी मैं बोलता हूँ करता हूँ वो सब मेरा डिफेंडेड रहे कि मैंने सही किया है जो भी किया है। फिर वैल्यू एक्सप्रेसिव है कि मेरी वैल्यूज है उसको मैं शोकेस कर रहा हूँ। नॉलेज फंक्शन है। सोशली एडजस्टिव है। सोशल आइडेंटिटी है। सोशल सॉरी सिस्टम जस्टिफिकेशन है। SSS। भाई मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी बताता हूँ। सोशली एडजस्टिव मतलब सोसाइटी के मुताबिक मैं अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। जस्ट लाइक इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। सोशल आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी के साथ जस्टिफिकेशन करना। सिस्टम जस्टिफिकेशन मतलब कि भाई मैं खुद ऐसा बताता हूँ कि मैंने थोड़ी ना ऐसा किया, ये तो सिस्टम ही ऐसा है, जैसा लोग करते होते हैं कि इंडिया में तो सिस्टम यही चल रहा है, हम क्या करें। तो ये सिस्टम जस्टिफिकेशन हो गया। ये टाइप के एटीट्यूड होते हैं। उसको भाई कौन फॉर्म करेगा, तो भाई मास मीडिया, जेनेटिक बायोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, फैमिली, एजुकेशन, सोशलाइजेशन, पीयर इन्फ्लुएंस, ये सब फॉर्म कर सकते हैं। ओके। फिर चेंज कौन कर सकते हैं भाई एटीट्यूड को। परसुएशन चेंज कर पाएगा। सोशल इन्फ्लुएंस, एक्सपीरियंस, कंडीशनिंग। कंडीशनिंग अलग अलग टाइप की होती है। कैसी कैसी होगी भाई, तो भाई एक क्लासिकल होती है, ठीक है, क्लासिकल कि कोई एडवर्टाइज हमको इन्फ्लुएंस कर दी। फिर ओपेरेंट होती है। ओपेरेंट मतलब कोई चीज के ऊपर हमने या तो कोई पनिशमेंट रखी हुई है या तो कोई रिवॉर्ड रखा हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने चोरी की तो मुझे सजा होगी, तो ये कंडीशनिंग होगी ना। तो मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा कि भाई चोरी नहीं करते हैं। या फिर मैंने अच्छा काम किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अच्छा काम करूं ताकि रिवॉर्ड मिले, तो ये ऑपरेंट हो गया। फिर इवेल्युएटिव, कोई भी चीज है उसके प्रति मेरा ऑलरेडी कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है और वो मुझे मिल जाती है तो मैं उसको हाँ ही बोलूंगा। या फिर उसका उल्टा नेगेटिव है तो ना ही बोलूंगा। फिर लास्ट आता है ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन करना खुद और फिर अपने एक्सपीरियंस से अपना एटीट्यूड बनाना। ये होता है कंडीशन के टाइप। ठीक है। अरे यार मैंने खामखा लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ था। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर भाई ELM या फिर EPPM। अभी ELM मतलब एक्सटेंडेड लाइक्लीहुड मॉडल और EPPM मतलब एक्सटेंडेड पैरेलल प्रोसेस मॉडल। इसका मतलब क्या है, लाइक्लीहुड मॉडल मतलब ऐसी कुछ चीजें बोल देना कर देना जिससे सामने वाले को मजा आ जाए और उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए। और ये पैरेलल प्रोसेस मतलब ऐसा कुछ फियर दिखा देना जिससे सामने वाला डर जाए और उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए। फिर विकेरियस लर्निंग कि मतलब दूसरों से सीख लेना, दैट्स इट, कि दूसरों की गलती से भी सीखना। ओके। फिर देखो और ब्रॉड टर्म है, इतना काफी है सीखना आपके के लिए। बाकी दो होते हैं, एक ब्यूरोक्रेटिक और एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, या फिर सब्सटेंस और फॉर्म उसके जैसा होता है, दोनों सेम नहीं है। मतलब ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या है, जो रूल्स है उसको भी फॉलो करना, दैट्स इट। अथॉरिटी ने जो बोला उसको मान लो, जनता जो भी चाहे हम रूल्स को मानेंगे। और डेमोक्रेटिक क्या है कि जनता के साथ बात करना, पब्लिक का ओपिनियन लेना और उसके मुताबिक चलना, उनकी जो नीड हो। ठीक है, दैट्स इट। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और मुझे बता देना, ये मैं आपको पहले थोड़ा सा वो कंटेंट डिस्कस करूं बाद में बताऊं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूं, ये मुझे गाइड कर देना, वरना हम अगली बार से दूसरे वीडियो में कंटेंट डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर पे आएंगे। और देखो ये जो है ना, ये आप यूज कर लेना अपने आंसर में। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, IIPA। उसके अकॉर्डिंग सिविल सर्वेंट्स की क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए वो है भाई, इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिस्पॉन्सिव, नॉन आर्टिस्ट, रूल ऑफ लॉ, एम्पैथी, कंपैशन, अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। और ये हर एक का मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, सिविल सर्वेंट्स का भी है और दूसरे नॉर्मल लोगों का भी है। ओके, तो ये आप यूज कर लेना, अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, यूज कर लो। फिर ये है एज पर यूनाइटेड नेशन कोड ऑफ पब्लिक सर्विस, उसके अकॉर्डिंग ये भाई वैल्यूज होनी चाहिए पब्लिक सर्वेंट के अंदर। फिर ये नोलान कमेटी का है, उसके अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। फिर ये गांधी जी के अकॉर्डिंग, और ये है सेकंड ARC की 4th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ओके। और ये लास्ट है सरदार पटेल, श्री वल्लभ भाई पटेल के अकॉर्डिंग, ये वैल्यूज होनी चाहिए। ओके। अभी मैं बता क्यों रहा है कि जो भी हम एटीट्यूड या फिर वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन लिखे तो हम वैल्यूज को यूज करेंगे। ओके। तो डायरेक्टली वैल्यू लिख देना उससे अच्छा क्या है कि एज पर IIPA, एज पर सरदार पटेल, ये वैल्यूज है। आप कोई भी इसमें से यूज करो जो आपको अच्छी लगती है, वो बस याद कर लो कि हाँ ये हमें करना है। चलिए अभी हमारा आता है क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छा लग रहा है कि भाई मैं कंटेंट डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया आए। चलिए क्वेश्चन क्या है कि टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड सिविल सर्वेंट, सॉरी,
पब्लिक सर्वेंट एग्जिबिट करता है, ओके, जब उसे कोई काम करना हो। कौन कौन से? एक ब्यूरोक्रेटिक और दूसरा डेमोक्रेटिक। तो हाँ, पहला हमारा डिमांड यही हो गया, फर्स्ट डिमांड। ये दोनों को हमें मेंशन करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये पहला सेक्शन है एड्रेस करने का। दूसरा क्या है? डिस्टिंग्विश करना है हमें इन दोनों टर्म को, हाँ यही बात है। और उसके हमें राइट, मेरिट और डीमेरिट करने हैं, ओके। तो ये दूसरा मेरिट और ये तीसरा। तो तीन चीजें हैं जो हमें एड्रेस करनी है। और हाँ, डेफिनेटली एटीट्यूड के बारे में है, तो इंट्रो में एटीट्यूड की डेफिनेशन आएगी और बाद में हम आगे आंसर लिखेंगे, ओके। तो एटीट्यूड की डेफिनेशन क्या है भाई? लर्न मेंटल न्यूरल रेडीनेस दैट डायरेक्ट्स द पर्सनस रिस्पॉन्स टू एन ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन एज पर गोल्डन ऑलपॉट। खत्म। अभी देखो उसने पहले ही क्या बोला था, दोनों को डिस्टिंग्विश करो, दोनों को भी बताओ डेमोक्रेटिक और ब्यूरोक्रेटिक क्या है। तो हम बता देते हैं भाई, ब्यूरोक्रेटिक मतलब स्ट्रिक्ट अदरेंस टू रूल्स, हायरार्की, प्रोसीजर एंड ऑथोरिटी ड्रिवन, ठीक है। यही एटीट्यूड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो मुझे क्या बताना है कि रूल्स को हम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या जाएगा? विनोद राय, जिन्होंने 2G स्कैम को एक्सपोज कर दिया था। विनोद राय हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे। अभी ये मैंने कहाँ से लिया? तो मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ से देखो मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे लिखे हुए हैं, मैं इधर से ही यूज करता हूँ, और कोई कोई जो मुझे अलग से न्यूज में मिल जाए उसको यूज कर लो। अभी ये विनोद राय का देखो, ये रहा विनोद राय, तो यही मैंने यूज किया। चलिए आगे देखते हैं। तो भी विनोद राय जी थे, उन्होंने भी हमें दिखाया था ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड की कैसे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। सेकंड, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड क्या होता है भाई? तो भाई पब्लिक के साथ पार्टिसिपेशन करना, उनके ओपिनियन को सुनना। उसका एग्जाम्पल क्या है? तो आईएएस हैं सौरभ कुमार करके, छत्तीसगढ़ के। नक्सलिज्म वाले जो अफेक्टेड एरियाज है, उनके यूथ के साथ इन्होंने प्रोग्राम किया था कि भाई हम लंच करते हैं, मतलब ये एक दिन का नहीं था, बहुत टाइम तक, कि भाई हम लंच करते हैं और उससे उनके ओपिनियन लेते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है, और आप अगर आप चाहो तो कैरियर में क्या कर सकते हो। तो देखो ये क्लियर डेमोक्रेटिक दिखा रहा है ना कि हाँ भाई, डेमोक्रेसी को कायदे से पार्टिसिपेशन भी है, उनकी वॉइस भी सुन रहे हैं हम। तो ये हमने पहला डायमेंशन एड्रेस कर दिया। और देखो लिखो ऐसे ही, यहाँ पे देखो पहला ही क्या बोला था, पब्लिक सर्वेंट के डिफरेंट एटीट्यूड होते हैं, तो मैंने वही लिखा, पब्लिक सर्वेंट के एटीट्यूड टुवर्ड्स द वर्क। तो आपको हेडलाइन नई नहीं सोचनी है, जो क्वेश्चन की है वही उठाओ, वही कॉपी पेस्ट करो और वही डायरेक्टली लिखो। उससे आपका टाइम भी बचेगा और जो एग्जामिनर है ना उसको डायरेक्ट दिखेगा कि अच्छा हाँ पहला सेक्शन ओके एड्रेस्ड है, क्योंकि हाँ वी डोंट नो कि वो एक एक लाइन ठीक से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो हमें ऐसे करना है। और क्या करना, मैं ये करता हूँ, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। हेडलाइन तो आप मार ही रहे हो, सॉरी जो हेड पॉइंट है उसमें आप अंडरलाइन तो मार ही रहे हो। जो भी आप नेम यूज करो ना, कहीं पे भी यूज करो, वेदर इट इज योर ऑप्शनल पेपर और वेदर इट इज योर एथिक्स पेपर, उस नेम कोई भी आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिखो ताकि वो अलग से दिखेगा। और अगर कोई नेम नहीं है और आप थियरी रीयूज किए हो तो उस थियरी को ब्रैकेट में डालो, तो वो अच्छा दिखेगा। ये स्ट्रक्चर देखो दिखने से अच्छा दिख रहा है, राइट? ओके, तो ये हो गया। और देखो यहां तक ही लिखो, ये भी देखो मैंने छत्तीसगढ़ लिखा ना, इसके मार्क्स कटेंगे, यहां तक ही लिखना चाहिए, एक्चुअली माइनस होते हैं मार्क्स, तो ये मत करना। इवन व्हेन आई हैव डन दिस यू शुड नॉट डू दैट, ओके। अभी देखो दूसरा क्या था, मेरिट्स लिखने थे। हमें बोला था कि दोनों को बताओ फिर उसके मेरिट्स लिखो, ओके। मेरिट्स लिख देते हैं चलो, कि मेरिट्स ऑफ बोथ, देखो डायरेक्टली मैंने लिख दिया जो क्वेश्चन में पूछा है कि भाई रूल ऑफ लॉ को ये अपहेल्ड करेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को करेगा, इसमें इंक्लूसिविटी, प्लुरलिज्म, इक्वलिटी है, डायलॉग ओवर ऑथोरिटी और फ्लेक्सिबल है, जबकि ये कमिटमेंट ऑफ पब्लिक ड्यूटी और लीगलिस्टिक है, ज्यादा इसमें न्यूट्रलिटी और ऑब्जेक्टिविटी दिखती है। दोनों के ये फायदे हैं, ये सारे फायदे ही है। रूल ऑफ लॉ और हो गया तो फायदा है, न्यूट्रलिटी ऑब्जेक्टिविटी फायदा है, कमिटमेंट टू ड्यूटी फायदा है, और सेम ये इसके भी सब फायदे ही हैं ये, तो इसलिए इट इज मेरिट। अभी डीमेरिट क्या है? तो मैंने दो थियरी डाल दी कि एक तो रॉल्स की जो नेचुरल जस्टिस की थियरी है उसका फेयरनेस प्रिंसिपल यहाँ पे वायलेट होता है। अभी देखो आपको इवन व्हेन नहीं पता है कि रॉल्स का फेयरनेस प्रिंसिपल क्या है, बस आप ऐसा समझ लीजिए, फेयरनेस प्रिंसिपल मतलब क्लियर जस्टिस नहीं हो रहा है, दैट्स इट। जैसे समझ लीजिए कि कोई पर्सन है वो रूल्स को लेटर इन स्पिरिट में परफॉर्म करता ही, अपने लेटर्स में परफॉर्म करता ही है कि जैसा रूल है मैं तो वैसा ही काम करूंगा, मुझे मना बोला है राशन देने का तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं नहीं दूंगा, भले ही वो इंसान मर जाता है, ये बंदा राशन नहीं देगा। तो भाई फेयरनेस तो वायलेट हो गई ना, फेयर फेयर ट्रीटमेंट नहीं है ये। तो बस आपको यही यूज करना है, जहां पे भी जस्टिस नहीं मिल रहा है वहां पे लिख दो रोल्स का प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, ओके। और भाई
उसके ऑपोजिट क्या आता है, मैक्स वेबर आता है। उनका भी प्रिंसिपल है आइडियल ब्यूरोक्रेसी का, कि ब्यूरोक्रेसी क्या, जो सिर्फ रूल्स को माने, अपने आप रूल्स ना बनाए, जो रूल्स है उसको फॉलो करो, दैट्स इट। तो भाई मैक्स वेबर का प्रिंसिपल है जो ब्यूरोक्रेसी का, वो वायलेट हो जाएगा। तो दोनों के डिमेरिट हमने बता दिए। फिर ये एक्सेस इंपॉर्टेंस देता है भाई लॉ को। ईगो डिफेंसिव है, ईगो डिफेंसिव मतलब कि भाई मैं जो सही कर रहा हूँ वो सही है, जस्ट लाइक कि मैंने रूल्स को फॉलो किया, क्या मैंने कुछ गलत किया, नहीं किया है, तो ये सही बात हो गई। ईगो डिफेंसिव कि मैंने किया वो तो सही किया, मैंने गलत क्या किया, तो इट इज ईगो डिफेंसिव। जबकि यहाँ पे क्या है, ये यूटिलिटेरियन है, कि अगर मैं ये एटीट्यूड परफॉर्म कर रहा हूँ तो सोच क्या रहा हूँ कि हाँ भाई इसमें लोगों का फायदा होगा और उससे मेरा फायदा होगा, कि लोग बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा काम किया, ये वो ठीक है, इसमें मुझे रिवॉर्ड मिल सकता है कि भाई पब्लिक का इसने फायदा किया, ये वो। तो हो सकता है कि इम्प्लिसिटली यूटिलिटेरियन हो। यहाँ पे इवन यूटिलिटेरियन से ज्यादा जचता क्या, कि यहाँ पे मैं लिखता वैल्यू एक्सप्रेसिव, वो बेहतर रहता, वैल्यू एक्सप्रेसिव, ठीक है। यहाँ पे भी रेड टेपिज्म हो सकता है, यहाँ पे मेजोरिटेरियन बायसेस हो सकते हैं कि ज्यादा लोगों ने बोला आपने मान लिया। ओके, फिर हमने एंड कैसे किया है कि हाउएवर thesis of bureaucratic and democratic attitude essence lies in the synthesis of both, मतलब कि दोनों के बीच का हमें जो एसेंस है वो निकालना है, दोनों परफॉर्म करना है एज ए टाइम डिमांड्स। तो ना आप डेमोक्रेटिक रहिए ना आप ब्यूरोक्रेटिक रहिए, बल्कि दोनों को मिला दीजिए, तब जाके जो बनेगा वो होलिस्टिक सिविल सर्वेंट होगा। गॉट इट? अभी देखो ये आंसर कैसे अच्छा हो जाएगा। एक तो हमने डिमांड मैट कर ली है, तीनों डायमेंशन को मैट किया। अब यकीन मानो आपका कंटेंट थोड़ा बहुत ओके ओके है, इट इज फाइन, अगर आपने हर एक डायमेंशन को एड्रेस किया हुआ है, दैट्स इट। क्योंकि हर बंदा वो कर ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन समझ लेना मतलब आपकी हाफ विक्ट्री हो गई, कि आपने क्वेश्चन समझ लिया मतलब आधी चीज जीत गए। दूसरी जीत कहाँ पे होती है, कि आपने स्कॉलर को मेंशन कर दिया, आपने एग्जाम्पल्स को मेंशन कर दिया और आपने थियरीज को भी मेंशन कर दिया है। सो इट इज व्हाट वी नीडेड, जो था वो हमने कर दिया, दैट्स इट। और हाँ देखो, मैं ऐसे लिखता हूँ, आप चाहो ना तो आपका वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन जैसा भी लिख सकते हो, हाँ ये मेरा टेक्निक है, आप अलग लिख सकते हो, देयर इज नो इशू। इससे ना मुझे ऐसा लगता है कि जगह ज्यादा भर जाती है, उसमें जगह थोड़ी और हमें लिखना पड़ता है, इसमें कम लिखना पड़ता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ और दिखता भी अच्छा है। और हाँ ये मत करो, देखो यहाँ पे ऐसा इनविजिबल लाइन मान लो, इसके नीचे मत लिखो, ये इसके नीचे आप लिख रहे हो तो माइनस कटेगा ही कटेगा। अभी देखो मैंने बहुत अच्छा लिखा, जैसा भी हो ठीक है, अगर मैंने इसके नीचे लिखा है तो ये एक माइनस भी कर देगा तो क्या फायदा, ठीक है। तो नीचे और ऊपर इसके नहीं जाना चाहिए लाइन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसी का एक दूसरा क्वेश्चन था, इसी का दूसरा पार्ट था कि बी क्वेश्चन है कि कैसे ये दोनों को आप बैलेंस कर सकते हो टू हैव अ फास्टर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। देखो सबसे पहले तो क्या है, मुझे पूछा है ना इज इट पॉसिबल, तो मुझे इंट्रो में ही क्या कर देना है, यस और नो। अभी मुझे पता है यस इट इज पॉसिबल, तो मैं इंट्रो में ही क्या करूंगा, यस इट इज पॉसिबल। और इसमें इंट्रो आप क्या डालोगे, अलग से इंट्रो फिर से नहीं डालना, एटीट्यूड का जो लिखा है वही का वही इंट्रो कॉपी करो। पॉसिबल टू मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव, सिर्फ मैंने ये दो वर्ड डाले, फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, दैट्स इट। आप कोई भी वर्ड डाल दो ना, कोई भी चलेगा। अब डाल दो एथिकल एंड कॉम्पिटेंट, होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव, कुछ भी चल जाएगा, आप कुछ भी डाल दो। चलिए अभी कैसे हम मेंटेन करेंगे, दोनों बैलेंस कैसे लाएंगे, तो अभी हमारा ये सीएबी मॉडल जाएगा पूरा का पूरा, कि भाई कॉग्निटिव ट्रेनिंग करो, अफेक्टिव ट्रेनिंग करो और बिहेवियर ट्रेनिंग करो। मैंने वर्ड बीच में इन्फ्लुएंस डाल दिया क्योंकि वो रिडंडेंसी ना लगे कि एक ही वर्ड लिख रहे हो बार बार। कॉग्निटिव ट्रेनिंग, अफेक्टिव इन्फ्लुएंस एंड बिहेवियर ट्रेनिंग। एग्जांपल्स क्या क्या है दोनों के भाई, कॉग्निटिव से क्या फायदा होगा, मेरा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स बढ़ेंगे। एग्जांपल कि अगर मुझे अवेयरनेस आ जाती है सिटीजन चार्टर की और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो हो सकता है मैं उसके प्रति काम करूं, राइट, कि वो ऐसा करना चाहिए, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे बिलीफ्स चेंज हो जाएंगे। अफेक्टिव में क्या है, तो मेरे इमोशंस को मैं अफेक्ट करूंगा, भाई कैसे हो सकता है, जैसे कि लबैसना में करवाया जाता है कि आपकी वैल्यू सिस्टम क्या है, आपको कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि भाई मुझे बुरा लगा तो मैं डायरेक्ट अपना रिएक्शन दे देता हूँ, अगर सिविल सर्वेंट हुआ मैं ऐसा करूंगा तो कैसे चलेगा। चलिए फिर बिहेवियर ट्रेनिंग में देखो यहाँ पे हमने जो ये कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस लिखा, वो इन शॉर्ट क्या है, हमारा वो गोल्डमैन मॉडल, सॉरी गोल्डमैन मॉडल नहीं, हमारा वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है कि कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस करवाइए, लीगल हाइपोथेसिस करवाइए। यहाँ पे भी मैच करेगा ना बिहेवियर ट्रेनिंग बाय कॉन्टेक्ट हाइपोथेसिस। जैसे कि जो EIG अवार्ड विनर्स है, मतलब एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड विनर्स है, वैसे सिविल सर्वेंट्स के साथ मिलिए तो मुझे पता चलेगा कि कैसे मुझे अपना बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए। ओके चलो आगे देखते हैं। फिर फोर्थ क्या है, गोल्डमैन मॉडल।
पूरा का पूरा लिख दो वही इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, अवेयरनेस, रेगुलेशन, एम्पैथी, सोशल स्किल, मोटिवेशन। ओके, फिर है सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन, ये हमने ऊपर देखा था, आपको याद हो तो। ये देखिए चेंज कैसे करना है, तो सोशल इन्फ्लुएंस और पर्सुएशन, और इसमें भी देखो टाइप आती है, पर वो दूसरे कोई क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे जरूरी नहीं है। यहाँ पे तो बस हमको उसका रेफरेंस देना है, ऐसे गो थ्रू करवाना है कि भाई इससे हो जाएगा, कि भाई इससे एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा जैसा जरूरत होगी एज अ टाइम। फिर देखो हमने प्रिंसिपल्स लिख दिए कि आईआईपी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करो तो हो जाएगा, जैसे कि इंटीग्रिटी, कंपैशन, नॉन पार्टिशनशिप। एग्जाम्पल भी दे दिया, जैसे कि किरण बेदी जी ने किया था ड्यूरिंग ट्रीटिंग प्रिजनर्स ऑफ तिहाड़ जेल। फिर एस्पिरेंट्स डे कॉप, ये किसका एग्जाम्पल है, सॉरी किसकी वैल्यू है, तो इट इज गिवन बाय सरदार पटेल। अभी हर जगह पे आप बार बार उसको मेंशन मत करो तो भी चलेगा, बस ये वैल्यू लिखो, वैल्यू ही कि देखो दिखने में अच्छी लग रही ना, वो भाई कोई अलग ही वर्ड लिख दिया। तो एस्पिरेट डी क्रॉप कोइन बाय सरदार पटेल। अभी देखो ये ना ब्रैकेट में होना चाहिए पर नहीं किया, मैं रह गया, या फिर अंडरलाइन होना चाहिए ताकि कोहेसिव सर्विस हो। इसका मतलब क्या होता है कि अपने एक दूसरे सर्विस में एक दूसरे के प्रति प्राइड होना कि वी आर डूइंग सम गुड वर्क। जो ऑफिसर्स है अलग अलग, उन लोगों के बीच में एक सिनर्जी होना, एक साथ मिलकर काम करना, कॉपरेशन होना, ताकि एक कोहेसिव सर्विस डिलीवरी हो पाए। ओके, इसका एग्जांपल क्या दिया, तो भाई आईपीएस मधुकर शेट्टी और आईएएस हर्ष गुप्ता, उन दोनों ने मिलकर इलीगल माइनिंग को और बॉन्डेड लेबर को कर्नाटका में बंद करवा दिया था। काफी पावरफुल, इनके नाम से पूरा का पूरा एक विलेज भी है, गुप्ता शेट्टी दी हट्टी ऐसा कुछ नाम है। तो बहुत अच्छा काम है, ये हमें दिखाता है ना कि कोहेसिव सर्विस कैसे है कि आईपीएस और आईएएस दोनों एक साथ मिल गए और जो पब्लिक के लिए अच्छा काम था वो किया। ओके, तो कंक्लूड हम अभी कर लेते हैं। कंक्लूड, मोरालिटी लाइज इन अ बैलेंस ऑफ टू, लाइक बुद्धा सेड, बैलेंस इज ब्लेसिंग। क्या यही कंक्लूजन हो सकता था? डेफिनेटली नहीं, आप और भी कर सकते थे। देखो इससे भी और अच्छा हो सकता था, एज बुद्धा सेड बैलेंस इज ब्लेसिंग। ये लाइन लिखी और फिर मैं लिख देना कि इट विल हेल्प इन फास्टर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री टू रीच डेवलप्ड एट द रेट बाय 2047। फिर आप इवन चार्ट भी बना सकते थे। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे चार्ट कैसे बनाते, मतलब डायग्राम कैसे बनाते, एक सेकंड, ऐसे लिखो कि भाई ये एक गोला हमारा बना, ये दूसरा, ये हो गया ब्यूरोक्रेटिक, ये हो गया डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे जो बीच में है यहाँ पे हम लिखेंगे एसेंस फॉर फास्टर डेवलपमेंट ऑफ नेशन, या फिर इवन डायरेक्ट लिख दो ना फास्टर डेवलपमेंट ऑफ नेशन तो भी हो गया। और हर एक जगह ना हो सके उतना एग्जाम्पल यूज कर लो, जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट में एग्जाम्पल होना चाहिए, वरना आप उधर एग्जाम्पल ही सोच रहे हो कि मुझे एग्जाम्पल मिला। नो नो, नॉट नीडेड। आपको कायदे से बताया है कि भाई एग्जाम्पल लिखना तो लिखो, यहाँ पे तो ऐसा बताया नहीं है, हम एक्स्ट्रा में लिख रहे हैं ताकि हमारे आंसर में क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। ओके, तो लिखो, और यार इसके नीचे मत लिखो, मैं खुद बोलता हूँ पर मैं ऑलमोस्ट हर एक में रह जाता है मेरा, क्योंकि माइनस मार्क्स होगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा कि जब आप पेपर दिख रहे हो तो आपको आखिरी में लिखा हुआ आ रहा है कि -20 मार्क्स आपसे हुए और आपको पता चलता है कि मेरा मेरिट तो 10 मार्क्स से छूट गया है। तो इट इज वेरी बैड, ये मत करना। और दैट्स इट। एटीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके 5 पॉइंट रेडीमेड है, आपको वही यूज करने हैं। कॉग्निटिव अफेक्टिव बिहेवियर, सोशल इन्फ्लुएंस और गोल्डमैन मॉडल, इस 5 को आप कभी भी एटीट्यूड के टाइप्स आ जाए, एटीट्यूड चेंज के टाइप आ जाए उसका, तो आपको ये 5 लिख ही देना है। आप इवन समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आता है, क्वेश्चन आपको पता भी नहीं है, कि समझ ही नहीं आया क्या पूछा है, बट हाँ ये पता है कि एटीट्यूड का क्वेश्चन है, ये 5 लिख के आ जाओ, बात खत्म। आपको एटलीस्ट 2-3 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। आपको कुछ नहीं आता था, उससे अच्छा ये लिख दिया। और इसको याद रखो, ये IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सरदार पटेल की वैल्यूज, ये यहाँ पे एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं, ठीक है। जैसे देखो ये किरण बेदी का एग्जांपल है, फिर ये देखो यहाँ पे कहीं पे था गुप्ता और हर्ष, हाँ ये रहा, ये मधुकर शेट्टी और हर्ष गुप्ता का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल आप इसको यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, आप अपने भी लिख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली इसको इवॉल्व करते दीजिए। मेरे पास इतने नहीं, इससे और 4 पेज हो जाए उतने एग्जाम्पल पड़े हुए हैं, फिर जो याद आता है उसको लिखते हैं। और ये वैल्यूज याद रखिए, ये सरदार पटेल की दी हुई वैल्यूज है। ये देखो स्टील फ्रेम, सरदार पटेल सिविल सर्विस को बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को। और फिर ये सब मैंने बता दिया, ये इसकी वैल्यूज आप यूज करिए अगर चाहो तो, नॉट चाहो तो यू शुड डू दैट। और ये एक्स्ट्रा है, ये जहां जहां पे ऐसी लाइन है ना वहां पे वो खत्म हो जा रहा है, तो उसको मत घुसा देना। ओके चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके मुझे बताना कि क्या हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपको चीज़ मिसिंग लग रही है, या फिर हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं। इतना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आंसर डिस्कस करना चाहिए। कंटेंट नहीं डिस्कस करना है तो मुझे बता देना, मैं उसे इग्नोर कर दूंगा। और हाँ, मेन चीज़, आप ये सिर्फ देख रहे हैं और आप ये इमेजिन कर रहे हैं कि भाई एग्जाम में वी विल परफॉर्म वेरी गुड, सो यू विल नॉट। अनलेस एंड अनटिल आप खुद नहीं लिखते हैं, एटलीस्ट दिन के 2 क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, तो आपका इंप्रूवमेंट नहीं होगा। मैं क्या आपको सजेस्ट करूंगा, एटीट्यूड आपने अभी पढ़ लिया है ऐसा ही समझो, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो यही पीडीएफ को फिर से गो थ्रू करना, स्क्रीनशॉट देखना जैसे भी, और एटीट्यूड का कोई भी सवाल आप लिखिए, कोई भी लिखिए, फिर उसको देखिए कि इसको कैसे लिखा जाना चाहिए था। पहले लिखिए, बाद में देखना, लिखने से पहले मत देखना। तो आपको हैबिट बनेगी कि हाँ मुझे सोचना कैसे है। आप पहले देख लिए ना तो आप सोच नहीं पाओगे कभी। तो भाई ये आपका फर्ज है कि आप लिखोगे, नहीं लिखोगे तो इम्प्रूव नहीं होगे। दैट्स इट। चलिए, शुक्रिया इतना देखने के लिए आपका। मिलते हैं अगले वीडियो में।